सर बच्चों वाली अकाउंटिंग ही फिलहाल पढ़नी है सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़े मेरी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। चले एक नया पेज निकालें। जो अभी तक पढ़ा है सब कुछ क्लियर जा रहा है यार? तो जी सोचे समझे बगैर जवाब देते हैं। मैंने कहा कि आपने सोचा भी नहीं। क्रेडिट सेल की तरह एंट्री बता दें। क्रेडिट परचेज की असल में जो बोलते हैं ना वही आपको महसूस होता है डेबिट। मैंने कहा क्रेडिट सेल की तो सब में सेल डेबिट शुरू हो गया। तो तसल्ली से सोचे परचेज की नाम से होगी क्योंकि परचेज डेबिट मैंने बोला परचेज परचेज। तो रिलैक्स होकर सोचो। कैश पे टू डेट कैश पे टू क्रेडिटर कैश पे टू क्रेडिटर कैश क्रेडिट होगा। पेमेंट हो रही है सर गलती से सही हो गया। कैश पे हो रहा है बेटा तो कैश क्रेडिट हो गया और पेमेंट करने से लायबिलिटी कम हो जाएगी। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न जो ना उसको हमेशा ओरिजिनल एंट्री ज़हन में ला के रिवर्स करना है। तो क्रेडिट सेल रिटर्न पर एक मिनट सोचे पहले फिर फाइनल सही बोलना। क्रेडिट सेल रिटर्न व्हाट इज क्रेडिट सेल? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट क्रेडिट सेल डेटर डेबिट सेल क्रेडिट उलट करें। सेल डेबिट डेटर क्रेडिट लेकिन सेल के साथ फिर रिटर्न लगा लें तो ओरिजिनल ज़हन में लाएं रिटर्न करके सेल के साथ रिटर्न। एक आखिरी चले परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज रिटर्न परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट होता है जब परचेज हो। उलट करें क्रेडिटर डेबिट परचेज के साथ रिटर्न लगा के पूरा इकट्ठा बोला क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। नया पेज निकाला। अब जहां तक हमारी डिस्कशन पहुंची जाए वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अभी तक बेटा नहीं पढ़ा है। चलें बेटा स्टार्ट प्लीज करें कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो इनिशियली उसको कहां लिखा जाता है? जर्नल में। और जर्नल में अकाउंटिंग एंट्रीज की फॉर्म में लिखा जाता है। डेट लिख ली जाती है अकाउंटिंग एंट्री लिखी जाती है और डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स कॉलम में लिखी जाती है। ठीक है। वंस द जर्नल इज कंप्लीट फिर क्या बनता है? लेजर्स बेटा क्या होगी? फिर लेजर्स बना लिए जाते हैं। हर अकाउंटिंग हेड का एक लेजर बन जाता है। लेजर में डेबिट अमाउंट्स डेबिट साइड पे और क्रेडिट अमाउंट्स क्रेडिट साइड पे फिर बैलेंसिंग की जाती है। लेजर में दो तरह के बैलेंसेस पॉसिबल हैं आइदर अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कब आता है? डेबिट बैलेंस कब आता है? जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा हो वाइस वर्सा बने। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा हो तो फिर क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। किन दो चीजों के डेबिट बैलेंसेस होते हैं? एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं। और बाकी कौन सी तीन चीजें रह गई? इनकी एक्सेप्शंस ज़हन में लाएं। परचेजेज ऑफ इट सेल्फ तो बढ़ ही तो एसेट है लेकिन अगर परचेज रिटर्न है तो फिर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। ड्राइंग्स का कैपिटल की वजह से डेबिट बैलेंस होगा। कोशिश करें यार। और फाइनली बेटा जब डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो लेजर्स से फिर ट्रायल बैलेंस बना लिया जाता है।
ट्रायल बैलेंस में अकाउंटिंग हेड्स लिखे जाते हैं, डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं। जब ट्रायल बन जाता है तो फिर इस ट्रायल से फाइनली कुछ स्टेटमेंट्स बना ली जाती हैं। तो यहां तक जरा इकट्ठे हो, फिर नई चीज डिस्कस करते हैं। यहां तक जरा दोबारा नोट कर लेना। किसने किया वन ऑन? नीचे ही बैठा हो? तो सामा, मेरी अगर आवाज आ रही है तो जैसे ही अगर कोई आवाज में इशू आए तो मुझे फिर साथ ही मैसेज करना है। जी लिख लिया था। अच्छा बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस बन जाए ना तो इसमें फिर 500 मेन हेड्स की फिगर्स इकट्ठी हो जाती हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट कॉलम में, और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम्स क्रेडिट कॉलम में। तो देयरफॉर यहां से फिर दो फर्दर स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। एक मिनट मुझे पहले नाम बोल के जरा आपको बता लेना था क्या चीज है ये। एक स्टेटमेंट फिर बनती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर थोड़ा सा आप रिकॉल कर सकें, कि बिजनेसेस में फिर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए इनकम्स और एक्सपेंसेस को कंपेयर किया जाता है। सर याद है सर? प्रॉफिट कब आता है सर? अगर इनकम और एक्सपेंसेस से ज्यादा हो तो अब हमारे ट्रायल बैलेंस में इनकम्स भी होंगी, एक्सपेंसेस भी होंगे। उनको फिर अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट हो, मैं डिस्कस करूंगा, उसमें लिख लिया जाए तो जिस स्टेटमेंट में उसे लिखेंगे उसका नाम हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, और इसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस लिख के प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। इसी का एक और नाम भी ज़हन में रख लीजिएगा, कभी कभी यूज होता है, सिर्फ इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस बाय कंपेयरिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। और बाकी फिर क्या बचा? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। उसको जिस स्टेटमेंट में लिखा जाता है दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब अगर आप एंड में ये चेक करना चाहते हैं हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं, कौन कौन सा है, तो इसके प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाता है फिर लायबिलिटीज और कैपिटल की इंफॉर्मेशन। तो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को जिस स्टेटमेंट में, जिस पेज पे आप लिखेंगे, दैट पेज इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इसका एक पुराना सा नाम भी है जो अक्सर यूज हो जाता है कभी कभी, इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, और बैलेंस शीट। कंप्लीट करें जरा, ऊपर कर दो, ठीक है। इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखने के लिए जो स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। कंप्री, आर ई हेन सिव, और इनकम स्टेटमेंट। एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है
that is called a statement of financial position, which has another name of बैलेंस शीट। तो वही इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस में उसको फिर अरेंज करके जरा फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है इन दो स्टेटमेंट्स को बना के। नोट कर लिए? अब जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे बनती है, इसका फॉर्मेट वगैरह क्या है। तरीका सर जी ये होता है, लेट मी स्टार्ट, कि जब भी कभी आप कोई ये स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तो उसमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कोई बिजनेस नेम या ओनर नेम हो तो वो लिख के फिर स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी स्टेटमेंट का कि आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बिजनेस, मसलन होंडा लिमिटेड, नेस्ले पाकिस्तान, बाटा लिमिटेड वगैरह वगैरह। और अगर ओनर का नाम दिया हो इंस्टेड ऑफ द बिजनेस नेम तो ओनर का नाम लिख लेंगे जिस ओनर का ये बिजनेस है। ठीक है, तो बिफोर द नेम ऑफ एनी स्टेटमेंट सबसे पहले क्या आ गया, बिजनेस नेम अकॉर्डिंग टू सवाल। फिर हम पहले बात कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे बनती है। अब इसके लिए अपने रजिस्टर का जरा फर्स्ट पेज निकालें जहां पे फर्स्ट डे अकाउंटिंग डिस्कस हुई थी, पहला सफा, बल्कि सॉरी पहले दूसरा दूसरे पे आ रहा है। सेकंड पेज अगर आप सामने रखेंगे तो आपको एक प्रॉफिट की वर्किंग शायद नजर आए। अब सेकंड ना हो तो थर्ड होगा, जहां हम आप देख लीजिएगा, फर्स्ट है मे बी, जहां हमने इनकम्स लिख के एक्सपेंसेस को लेस किया होगा। इससे थोड़ा सा पीछे का जाए जहां डेटा लिखा हुआ है पिछले पेज पे, तो मैंने एक मंथ के एंगल से आपके साथ डिस्कस किया था, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ या ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। अब अगर बेटा आप चाहें तो इनकम स्टेटमेंट डेली भी बना सकते हैं। मसलन बिजनेस का एक दिन खत्म हुआ, आप चाहते हैं घर जाने से पहले जरा पता चल जाए आज प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आप क्या करेंगे, आज की इनकम, आज के एक्सपेंसेस लिख के लेस करना। आप चाहें तो वीकली प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? वीकली इनकम वीकली एक्सपेंसेस, मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, सेमी एनुअली भी बना सकते हैं। सेमी एनुअली क्या होता है? 6 महीनों की, 3 महीनों की। एनुअली भी बना सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बनने को तो डेली भी बन सकती है, क्वार्टरली, सेमी एनुअल, सब कुछ बन सकता है। लेकिन नॉर्मली अभी आपके लेवल पे इनकम स्टेटमेंट जो आएगी वो आएगी पूरा साल गुजर गया और साल के एंड में आप देखना चाहते हैं कि पूरे साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे साल की इनकम में से पूरे साल के एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट पीरियड्स की बन सकती है, लेकिन इनिशियली अभी आपके लेवल पे इनकम स्टेटमेंट पूरे साल की बनेगी। देयरफॉर इसके नीचे फिर लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। अगर आप डेली बना रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे, फॉर द डे एंडेड, फॉर द क्वार्टर एंडेड, फॉर द सेमी एनुअल एंडेड। लेकिन नॉर्मली अभी क्या सिचुएशन आएगी कि पूरे साल की है, देयरफॉर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। अब अकॉर्डिंग टू सवाल ये ईयर एंड्स क्या होंगे, 31 दिसंबर 2020, 19, 18, जिस भी साल की हमसे रिक्वायर्ड हुआ करेगी, तो हम ये तीसरी लाइन में लिख दिया करेंगे कि हम किस साल की बना रहे हैं। मतलब लेट्स अज्यूम लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट है 31 दिसंबर 2019 की, तो हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, 18 एंड सो ऑन, जो हमारे क्वेश्चन में होगा। तो ये पहली 3 लाइनें लिखें जरा। अब आइडियली अगर एक पेज अगर आधे से ज्यादा हो गया यूज तो नेक्स्ट पेज निकाल लें, अगर आधा है, आधे से ज्यादा है, फिर उसी पेज पे बना लें, पूरा जाया ना करें। अगर हाफ से ज्यादा है, मेरा ख्याल है कई लोगों को, तो एक लाइन लगा लें और पहले स्टेटमेंट के स्टोरी लिखना शुरू करें। अब मैं इस वक्त ईयर एंड इसलिए नहीं लिख रहा कि वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे।
आप लोगों के लिए क्योंकि हर चीज नहीं होती है, इसलिए छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज समझने की जरूरत है। तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर। कोई मसला? चलो आगे। देन सर जी, इनकम स्टेटमेंट मैंने भी आपको बताया कि इसका मकसद ये है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट, कि इसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अब इनकम से बेटा एक से ज्यादा टाइप्स की हैं, कुछ चंद एक बता सकते हैं इनकम्स की टाइप? रेंट इनकम, कमीशन इनकम वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन सबसे कॉमन वर्ड क्या यूज हो रहा है? सेल। सेल इनकम। आपके अभी लेवल पे गुड्स की इनकम ज्यादा आया करेगी, तो देयरफॉर हमारी इस इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा सेल्स। एक मिनट एक मिनट, क्या मतलब सेल्स? सेल ऑफ गुड्स की इनकम। अगर सेल्स की अमाउंट भी सवाल में दी हो और सेल रिटर्न्स की अमाउंट भी दी हो, तो आप क्या करेंगे? किसमें से क्या माइनस करके लिखेंगे सर? सेल रिटर्न्स लेस करके अमाउंट लिख देंगे। मैं इसका अमाउंट अज्यूम नहीं कर रहा, मैं इन प्रोसेस का मतलब है कि अमाउंट जो भी होगी, हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होगा? सेल ऑफ गुड्स की इनकम। लिखे पहले लाइन। अगर नजर आने में इशू है तो आगे आ जाए, जिस तरह आपने देखा इस तरह मुश्किल हो जाएगा। जब कभी लफ्ज बोला जाए आपके सामने सेल, तो इसका मतलब फिर इनकम तो है ऑब्वियसली, आपको पता है, लेकिन क्या सेल की जो अमाउंट होती है उसमें कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया गया होता है? क्या सेल की जो अमाउंट होगी, जब आप चीजें बेच रहे होंगे, तो उसी को कहेंगे ना, जिस प्राइस पर आप चीजें बेच रहे हैं सेल है वो। तो वो अमाउंट कैसे बनेगी? क्या उस अमाउंट में कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड हो गया होगा उस अमाउंट के अंदर? क्या सेल की अमाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट? फर्ज करें 1 लाख की चीजें खरीदी आपने, ये 1 लाख तो परचेज है, 1 लाख चीजें खरीदी, परचेजेज है ये, नहीं? अब बेचेंगे तो लाख की बेच देंगे, क्या करेंगे? किस में? इसमें, इस लाख में कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर सेल प्राइस पे बेचेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर 20,000 पे प्रॉफिट आपने ऐड किया, तो 1,20,000 सेल के सामने होगा। तो सेल अमाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कंसंट्रेशन सोच लें। देन अगर इसमें से एक चीज लेस की जाती है, लिखें जरा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कुछ वर्ड्स नए आएंगे, डरना नहीं आपने, किसी ना किसी हद तक आपको मैंने फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, शुरू में आपके साथ ये चीजें डिस्कस कर ली थी, लेकिन आज मैं जरा कुछ फॉर्मल नाम रख रहा हूँ। एग्जैक्टली वर्ड बोलें जरा, क्या लिखा हुआ है? इसकी जो ट्रांसलेशन हो सकती है इंग्लिश की उर्दू में, वो करके देखें जरा। सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब होता है, पहली लाइन जो है, जो चीजें बेची गई हैं उनकी सेल प्राइस। सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होगा जो चीजें बेची गई हैं उनकी कॉस्ट प्राइस। इन दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस होना चाहिए। किस चीज का? तेरा पेज नंबर 1 निकाला अपने डिस्कशन का, पेज नंबर 1, अकाउंटिंग क्लास नंबर 1। इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 8 जरा ढूंढे मेरा खाना। अच्छा, जरा क्लिप स्टार्ट लेंगे, क्या लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली सही बता रहा हूँ या नहीं? इस लाइन में से जरा मैंने सेल की अमाउंट बताइएगा। तो अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये 32 लाख तो सेल है, 32 लाख। लेकिन इसके पीछे जरा इसकी कॉस्ट ढूंढने जरा। अच्छा, इससे ऊपर वाली कोई लाइन में परचेज की अमाउंट ढूंढने जरा, दो तीन एक लाइनें छोड़ के पीछे जरा। गुड्स खरीदी कितने की थी जरा, कंटिन्यू मतलब कुछ परचेजेस हुई थी जरा, 30 लाख की। वो 30 लाख क्या था? परचेज थी, वो परचेज की कॉस्ट थी, वो परचेज की कॉस्ट थी। अब आए 8 पे, 26 लाख वाली बेची थी, तो 32 लाख की सेल अमाउंट और द कॉस्ट ऑफ दैट सेल इज 26 लाख। सही है मेरे वर्ड्स? जो चीजें बेची हैं उनकी सेल अमाउंट तो 32 लाख है,
लेकिन जो चीजें बेच दी हैं उनकी कॉस्ट 26 लाख है। तो 26 लाख के साथ एक लाइन मैंने नीचे छोड़वाई हुई है, थोड़ी होगी अपने स्पेस है, तो वहां जरा 26 लाख को सर्कल लगाएं और उसके साथ जरा लिखें, अगर समझ आता है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल है। 32 लाख क्या है, उसके साथ भी लिखे वो सेल है, सबको सर्कल लगाया मैंने, लाइन रखवाई हुई है इसके नीचे। 32 लाख सेल एंड 26 लाख क्या मतलब कॉस्ट ऑफ सेल है, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। हजम होता है कुछ वर्ड? लेकिन बेटा हमने जरा इस कॉस्ट ऑफ सेल को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना है, तो आप लोग इस तरह करें, जिस पेज पे आप ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मेरे साथ बना रहे हैं, ये पेज एज इट इज खाली रख के इसको भी पूरा करना हमने। जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाए, साफ सुथरा प्लीज। कौन सा सफा आपने खाली छोड़ दिए जिसमें ये स्टेटमेंट बन रही थी, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अभी नीचे काफी कुछ आना है, तो आप जरा काइंडली नेक्स्ट पेज पे आके जरा एक और स्टोरी पहले मेरे साथ समझे। एक एग्जांपल जरा काइंडली बनानी है जरा। लेट्स अज्यूम एक हेडिंग बनाए, कार शोरूम। आपका गाड़ियों का शोरूम है, यकीनन बाकी सब कुछ एज इट इज है, वो जो चीजें फर्स्ट डे डिस्कस हुई थी कि कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे कम है या और लोन लेने पड़ेंगे, फर्नीचर वगैरह वो सब छोड़ दें। आप ये बताएं क्या खरीद के क्या बेचेंगे? क्या कार्स को हम गुड्स कह सकते हैं? क्योंकि वो हमने बेचनी है। तो लेट्स अज्यूम बेटा फर्स्ट ईयर बिजनेस है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक जाते हैं। लेट्स अज्यूम बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, जो स्टार्ट हुआ है, एक मिनट 1 जनवरी 2018 पे अपने बिजनेस स्टार्ट किए, और देयरफॉर इसका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर, पहला साल बिजनेस का एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2018। तो फर्स्ट ईयर भी लिखे और साथ एक डेट अज्यूम कर लेना। लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, आपने ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एक लाइन लिख लेना। 10 cars were purchased at the rate of 15 lakh each. लेट्स अज्यूम किसी स्पेसिफिक मॉडल की आपने 10 गाड़ियां खरीदी और एक गाड़ी की कॉस्ट 15 लाख रुपया है। कैलकुलेटर्स यूज कीजिएगा वेयर इज जरूर नेसेसरी। अगर आप 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख करें तो आंसर आ जाएगा 15 मिलियन, 1,50,00,000। ठीक है डियर, इसका नाम होना चाहिए, इस 15 मिलियन का नाम होना चाहिए परचेजेस, या कह लें परचेज की कॉस्ट। परचेजेस लफ्ज ठीक है वैसे, परचेजेस क्या ये गुड्स है? तो कितने की गुड्स खरीदनी है? 15 मिलियन की। कैश पे भी खरीदी जा सकती हैं, क्रेडिट पे भी बिजनेस में वो खरीदी जाती हैं। अगर कैश परचेज है तो एंट्री बोलें। अब सर जी हिम्मत करनी पड़नी है, जो चीजें पढ़ ली है बार 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 सही तरह रिकॉल करने की कोशिश करें। परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, और अगर फर्स्ट करिए क्रेडिट परचेज है, परचेजेस डेबिट एंड क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी हो जाएगी। कंप्लीट करें यहाँ तक।
नहीं कंप्लीट करना, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन, लेट्स assume during the first year during the first year 8 cars were sold at the rate of 17 lakh each. 8 cars were sold at the rate of 17 lakh each. एक खरीदी कितने की? क्या उसमें जमा किया होगा तो 17 लाख बन गया। अब अगर 8 कार्स जो बेची हैं इनको 17 लाख ईच से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिगर बताइएगा जरा। अपने पैसे सामने बेटा 1 करोड़ है, थोड़ा सा फर्क नहीं है मेरे भाई, बोले बोले अपने समझ के गिने। 13.6 मिलियन, 1 करोड़ 36 लाख माय डियर। संभालोगे कैसे, गिने नहीं जा रहे, बोले बोले कितनी अमाउंट है ये? इस अमाउंट का कोई नाम हो जाए, सेल ना ना, सेल सेल। Is it a selling price of goods sold? It is not the cost price of the goods sold. This amount is called it should be called a sale price. थोड़े से वर्ड्स रह गए, सेल ऑफ गुड्स है ये। सेल ऑफ गुड्स से वर्ड्स कम होते होते सिर्फ सेल रह गए। What is the main head of sale? Income. What is the amount of income? 13.6 million, 1 करोड़ 36 लाख इनकम है सर। इनकम है या प्रॉफिट है? एक ही बात है। प्रॉफिट कैसे आएगा? लेस करके आएगा, ये तो टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल अमाउंट है। अगर एक कैश सेल हुई है तो क्या एंट्री करेंगे इसकी? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। और अगर ये क्रेडिट सेल है तो सेल क्रेडिट रहेगी लेकिन रिसीवेबल हो जाएगा, कैश की जगह मिटा के डेटर हो जाएगा। सीधा बोले तरतीब से, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब सर जी जरा मेरी स्टोरी में ये बता दें कि आपके ख्याल में कोई प्रॉफिट हुआ? देखिए दो फिगर सामने हमारे, एक ये 15 मिलियन और एक 13.6 मिलियन, 1 करोड़ 36 लाख। तो सेल की अमाउंट में से परचेज की अमाउंट माइनस कर दें, तो सभी 15 मिलियन जो है 1 करोड़ 50 लाख कॉस्ट नहीं है? कॉस्ट है, कॉस्ट है यार, कॉस्ट है मेरे भाइयों। और सजी है कॉस्ट, है कॉस्ट, है कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट ऑफ परचेज है या कॉस्ट ऑफ सेल है? तो इट मीन अगर मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ परचेज लेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं सही वर्किंग नहीं कर रहा। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? 8 गाड़ियां बिकी हैं और वो 10 गाड़ियों की परचेज है। मुझे क्या करना चाहिए? 8 कार्स की सेल प्राइस को 8 कार्स की कॉस्ट में से लेस करके देखना चाहिए कि प्रॉफिट है या लॉस है। मेरा कंपैरिजन ही गलत है। अगर मैं सेल को परचेज से कंपेयर करूं तो मैं सही कंपेयर ही नहीं कर रहा। 8 गाड़ियों की सेल should not be compared against 10 cars purchase. What should be done? What should be done? सेल में से अगर 8 गाड़ियां बिकी हैं तो 8 गाड़ियों की सेल में से 8 गाड़ियों की कॉस्ट लेस करनी चाहिए। इट मींस यहां से कम ये चीज फाइनल कर लें कि अगर प्रॉफिट तक जाना है तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं, कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं। अब एक छोटी सी वर्किंग वैसे करने, फिर मैं इसका ऑल्टरनेट तरीका बताता हूं। एक गाड़ी बेची कितने की है? कैलकुलेटर पकड़ा था तो पर कार कितना कमाया? पर कार 2 लाख पर कार। कितनी गाड़ियां बेची हैं? तो 16 लाख कमाया हमने, 16 लाख रुपया कमाया। इन अदर वर्ड्स यही 16 लाख ऐसे भी आ सकता है। एक गाड़ी कितने की थी? 15 लाख की। 15 लाख लिखें कैलकुलेटर पर। अब अगर इसे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 लाख इंटू 8, तो ये 8 क्या है? 8 8
नंबर ऑफ कार्स सोल्ड 8 नंबर ऑफ कार्स सोल्ड है, तो नंबर ऑफ कार्स सोल्ड अगर आप 15 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कार सोल्ड की कॉस्ट आएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार सोल्ड, तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर देना 1,20,00,000, तो 1 लाख सॉरी 1,20,00,000 विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ 8 कार्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ 8 कार्स सोल्ड। और थोड़ी अगर वर्ड्स कम कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, बड़ी मान लो कॉस्ट ऑफ सेल्स 12 मिलियन, जरा मिलियंस में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जरा, नहीं 1 पॉइंट नहीं 12 मिलियन, रहने दे 1,20,00,000 की। अब बेची कितने की है? 13.6, 13 करोड़ भी नहीं है, 1,36,00,000 थी कितने की जो बेची है? 1,20,00,000, तो इनमें डिफरेंस वही 16 लाख। तो व्हाट शुड बी कंपेयर्ड विद ईच अदर? सेल विद कॉस्ट ऑफ सेल टू गेट द प्रॉफिट इफ एनी, ठीक है? तो 16 लाख रिकंसाइल होता है, 2 लाख इंटू 8 कर लें, पर कार प्रॉफिट इंटू 8 कार्स, या सेल में से कॉस्ट ऑफ 8 कार्स लेस कर दें, ठीक है? लेकिन मेरे से छोटी सी एक स्टोरी एक और एंगल से सुनेगा। अब अगर तो आपके पास नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ गुड्स का डाटा हो, 10 खरीदी 8 बेच दी, कितने की खरीदी कितने की बेच दी, तो एग्जैक्टली ये डाटा अवेलेबल हो फिर तो यकीनन इस तरह हो जाएगा जिस तरह मैंने अभी बताया। लेकिन अगर ये कार्स कितनी थी, कितने यूनिट्स, अगर यूनिट्स की इंफॉर्मेशन ना हो तो एक बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला भी डेवलप हो सकता है। मसलन पहले आपने समझना सिर्फ परचेजेस की अमाउंट बता, परचेजेस की अमाउंट बता दें यार, क्या होगा परचेजेस की अमाउंट, क्या स्टोरी में 15 मिलियन, मिलियन में बोल के तो देखें क्या मतलब 15 मिलियन, तो गुड्स कितने की खरीदी थी? 15 मिलियन की। क्या कुछ बची हुई है? 10 गाड़ी अगर खरीदी थी, 8 अगर सेल हुई हैं, तो क्या कुछ कार्स इन हैंड होनी चाहिए? इन हैंड अपना शोरूम जरा जेब में लाए, 10 खरीदी थी, 8 बिक गई हैं, क्या कुछ कार्स अभी भी आपके पास होंगी? 2 खड़ी होंगी। तो 2 जो गाड़ियां रह गई आपके पास, क्या ये कार्स अभी भी आपका एसेट है? सारी गाड़ियां एसेट है ना यार, यस जब खरीदनी थी, लेकिन उनमें से कितनी बिक गई? तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो रिमेनिंग 2 कार्स रह गई हैं वो अभी भी हमारा एसेट क्यों है? उनसे फ्यूचर में बेनिफिट होगा जब बेचेंगे, तो अब इस साल तो वो बिकी नहीं, नेक्स्ट ईयर उनसे फायदा होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 कार्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो 2 गाड़ियां बच गई हैं उनकी पर कार कॉस्ट क्या है? क्या वो 15 लाख की फिलहाल है या 17 लाख की हो गई हैं? वो 17 लाख की कब होंगी? जब सेल होंगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ फिलहाल जो गाड़ियां हमारे पास एंड में पड़ी हैं उनकी कॉस्ट अब 30 लाख रुपया रह गई है? कैसे 30 लाख बना दिया मैंने? 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख। तो जो बेटा गुड्स एंड में बच जाए, ऐसी गुड्स जो पीरियड के एंड पे आपके पास बच जाए, अनसोल्ड हो, उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कि ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया। स्टॉक का मतलब जो चीजें बच गई, स्टॉक, जो गुड्स बच जाए वो स्टॉक है, और साल के एंड में जो बच जाए वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। कुछ मेरे वर्ड्स हजम हुए प्लीज? मेरी एक छोटी सी वर्किंग करवा दें, फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, मैं लिख दूं पहले। परचेजेस की अमाउंट बताएं, ना करें मत करें, बार बार वही बात पूछ लो। 15 क्लोजिंग स्टॉक का 1 मिनट मेरे मीनिंग बताने दें दोबारा, मैं लिख दूं एक सेंटेंस। क्लोजिंग स्टॉक मींस कॉस्ट ऑफ आइटम्स, कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड, इन हैंड समझ जाएंगे, ऑफ कोर्स हमारे हाथ में उतना तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, चले ठीक है, इन हैंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, ठहर जाए at the end of the period, at the end of the period,
मेरे किसी वर्ड से कंफ्यूजन? वर्किंग करवाएं, कैसे करूं? हाउ मेनी आइटम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख इज इक्वल टू 30 लाख। अब एक मिनट में कंसंट्रेशन देखिएगा, अगर मैं परचेज में से कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दूं तो आंसर बताएं क्या आएगा? पहले सॉल्व करना था, 15 में से अगर 3 माइनस हो जाए तो क्या ये वही 12 मिलियन नहीं आ जाएगा जब ये आपने कैलकुलेट किया था? 10 गाड़ियों की कॉस्ट थी 15 मिलियन, उसमें से मैंने जो बच गई अगर उनकी कॉस्ट को लेस कर दिया है तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट हो जाती है? तो यकीनन कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो जाती है। कैसे? दोबारा रिकॉल करें। 8 इंटू, अभी थोड़े पहले क्या किया था? 8 क्या था? 8 क्या था? इंटू 15 लाख। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ कार्स वगैरह का डाटा ना दिया हो तो ऑल्टरनेटिवली भी ये वर्किंग कैसे हो जाती है? परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को लेस करके। और क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो करता हूं, तो यहां तक कंप्लीट करना। कॉपी होगी हम नीचे अवेलेबल हो जब अगर जरूरत पड़े। तो डिफरेंट में वेज डिस्कस आपसे कर रहा हूँ और फाइनली मैंने अपने एक फॉर्मूला तक पहुंचना। एनी कंफ्यूजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, बस इस ट्रांसलेशन ध्यान में रखें। एंड व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट इट? परचेजेस में से क्लोजिंग माइनस करना। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? उन चीजों को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, उन चीजों की कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं जो पीरियड के एंड पे बच जाएं। जरा पेज नंबर 1 जल्दी से देखें। ये पेज नंबर 1 है भी रजिस्टर में, खत्म हो गए? नजर नहीं आ रहा। मोबाइल्स कितने के खरीदे थे टोटल? 3 मिलियन, 30 लाख। कितने के बेच दिए? कितने वाले बेच दिए? कितने बच गए? क्लोजिंग स्टॉक है। तो आइटम्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड आर कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, लायबिलिटी है? क्यों? इन चीजों को फिर फ्यूचर में बेच के आपने प्रॉफिट कमाना। एनी कंफ्यूजन? देन मेरा इस एग्जांपल में नेक्स्ट ईयर ले रहे हैं। अभी मैंने अज्यूम किया कि फर्स्ट ईयर था, लेट्स अज्यूम सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस शुरू हो गया और देयरफॉर डेट हो जाएगी, मैंने क्या अज्यूम किया, स्टार्टिंग पॉइंट इस ईयर का बन जाएगा 1 जनवरी 2019 और एंडिंग पॉइंट हो जाएगा 31 दिसंबर। अब सेकंड ईयर की बहस जरा स्टार्ट में। ये इकट्ठे अब बिजनेस बड़ा अपने समझे। बताएं बिफोर एनी ट्रांजैक्शन ऑफ दिस ईयर क्या कुछ गाड़ियां आपके पास हैं? कितनी गाड़ियां यार? वो गाड़ियां जो पिछले साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक कही जा रही थी, वही गाड़ियां अब नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे
क्लोजिंग की बजाय अगर मैं ओपनिंग स्टॉक कह दूं तो समझ आ जाएगी बात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक? द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? नहीं क्लियर है मेरी बात? क्या जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा? फर्स्ट ईयर में मैंने ओपनिंग स्टॉक की बात नहीं की। बिजनेस का अगर स्टार्ट था तो उससे पिछला साल ही कोई नहीं था, तो किस साल में ओपनिंग स्टॉक होना एक अजीब सी बात है। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड पे जो क्लोजिंग होगा अगले साल ओपनिंग सेकंड ईयर के स्टार्ट पे, फिफ्थ ईयर के एंड पे अगर क्लोजिंग हो, सिक्स्थ ईयर बेटा, फोर्थ ईयर नहीं, पीछे नहीं है ना। पांचवें साल के एंड पे अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो वो किस साल के स्टार्ट में ओपनिंग कहलाएगा? नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे, सिक्स्थ ईयर एंड सो ऑन। हाँ, अगर फर्ज करें किसी साल के एंड में चीजें बची नहीं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के एंड पे हमने 10 गाड़ियां जो खरीदी वो सारी बिक जाए, तो ऑफ कोर्स अगर क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो फिर ओपनिंग भी नहीं होगा। लेकिन अगर चीजें बच जाए किसी पिछले साल के एंड पे तो वो चीजें एज इट इज अगले साल क्या कहलाएंगी? ओपनिंग स्टॉक। हजम बात? तो सबसे पहले तो फिर ओपनिंग स्टॉक लिखें, मतलब बिफोर एनी फर्दर थिंग, कोई चीज खरीदने बेचने से पहले हमारे पास 2 cars having a cost of 15 lakh each means 3 million opening stock अवेलेबल है। जी सर, ओपनिंग स्टॉक का मतलब सर साल के शुरू में जो चीजें पड़ी हैं। और कौन सी चीजें पड़ी होंगी साल के शुरू में? जो पिछले साल खरीदी थी लेकिन पिछले साल सेल ना हो सकी, तो जो पिछले साल के एंड पे चीजें पड़ी थी वो पिछले साल के एंड पे क्लोजिंग कहलाएंगी, पिछले साल के एंगल से क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और वही चीजें अगले साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या मतलब ओपनिंग स्टॉक? शुरू का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एंड का स्टॉक। साल गुजर गया, आप देखना चाहते हैं कितनी चीजें पड़ी हैं, इसको क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। साल का शुरू हुआ नया साल, आप देखना चाहते हैं अभी मेरे पास ऑलरेडी कितनी अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक। चलो आगे, नेक्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस ईयर अब लेट्स अज्यूम आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, बड़ा हो गया, 30 cars were purchased at the rate of, अब लेट्स अज्यूम अभी फिलहाल प्राइसेस चेंज की बात अभी मैं आगे कभी जाके करूंगा, फिलहाल लेट्स अज्यूम प्राइसेस सेम है, लेकिन इन प्राइसेस बदल सकती हैं, लेकिन वो ऐसा बात बढ़ाएंगे। तो वंस अगेन सपोज 30 cars were purchased at the rate of, लेकिन 15 लाख, कैलकुलेटर पकड़, 30 इंटू 15 लाख, जी सर 45 मिलियन, 4 करोड़ 50 लाख लिखे यहाँ तक। ओके सर, वंस अगेन बेटा अगर ये परचेज है, कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, इसके अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए। याद आती हैं बातें अभी? बोले को क्रेडिट परचेज की एंट्री, हिम्मत वालों जो है ना, हिम्मत वाले ऐसा ना करो, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, वही एंट्री रहनी है, अब उसने कौन सा रोज बदलना। नेक्स्ट लाइन, ड्यूरिंग दिस सेकंड ईयर 31 cars were sold at the rate of 17 lakh each। पॉसिबल है 30 और 31 भेज दे?
तो फिर जादू ही है ये। और 30 खरीदे 31 कैसे बेच सकते हैं? मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अपना बिजनेस समझे सर जी। कितनी पहले पड़ी थी, कितनी और हो गई, टोटल कितनी हो गई, क्या अभी भी एक बच गई? कोई नहीं है, ठीक है। फिर कैलकुलेटर उठाए। सेल्स की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करूं? नंबर ऑफ कार सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर कार। 52700000 लिखे, सही बताइए। कैलकुलेटर किधर गया? लगता है कैलकुलेटर जिसका था उसके बाद पहुंच गया, अब बताना भी छोड़ दिया सर। चल ठीक, ये तो शुक्र है याद आ गया। आपका ही है सर, बस डन। मैं भूल गया था, यकीन मैंने भूल गया था, मैं भी ढूंढ रहा था। बंदा बड़ी दूर नजर आया ना सर। ठीक है सर, क्या हो गया? अब कैलकुलेटर कौन बंदा रोज ले? अगर पुराना गुम हो गया तो यकीनन उस पर ताजियत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो बिरयानी शिरयानी खा लेंगे, लेकिन कैलकुलेटर अब दोबारा कब ले? हाँ, अब वो ले गया, अब वो बस। अब अगर वो मोबाइल ले जाता तो पहली बात हम देते, और फिर अगर खुदा ना खासा कोई बगैर बताए ले भी जाता तो क्या घर हम पहुंच जाते बगैर नया मोबाइल लिए? बालाजी अपना आपका ही है, मुझे दूसरा ले देना। जी सर जी, 52.7 मिलियन क्रेडिट सेल हो गई, फर्ज करें डबल एंट्री हो रही है सर, दूर से आ जाएगा रास्ते में आके। क्रेडिट सेल वो मेरा भाई आखिर, हाँ जी। क्रेडिट सेल अगर हो तो क्या काउंटिंग एंट्री होती है? ठीक है, तो फिर डरने की क्या बात है? डेटर डेबिट हो सेल क्रेडिट, लिखे पहुंच गए यहाँ तक? जी सर जी, हमें प्रॉफिट निकालना है, पहले एक शॉर्टकट और फिर एक फाइनल फार्मूला बनाएंगे यहाँ पे। कैलकुलेटर है, पर कार एक गाड़ी का प्रॉफिट अभी भी मैंने कितना रखा है? 2 लाख रखा, इंटू 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 31, 30 या 31, 31 कार सोल्ड इंटू प्रॉफिट पर कार, इट विल बी इक्वल टू 62 लाख, 62 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स? 52.7 मिलियन, 5 करोड़ 27 लाख, तो ये सेल है। ठीक है, प्रॉफिट की अमाउंट हमने निकाल ली है, लेकिन डेफिनेटली एक और वे क्या है कि अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकता हूं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कार सोल्ड? 31, 31 को जरा मल्टीप्लाई करें 15 लाख से। ये जो कर रहे हैं क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है। 15 लाख के कॉस्ट पर कार इंटू 31 इज इक्वल टू, नाम बताएं इसका, नाम पहले, नाम नाम कॉस्ट ऑफ कार सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, जो गाड़ियां बेची उनकी कॉस्ट है, कितनी अमाउंट आ रही है? इसको अगर हम माइनस करें 52700000 से, जो अमाउंट आई थी कैलकुलेटर पे, उसको अगर हम माइनस करें 60 लाख और जमा 2 लाख, 62 लाख रुपए आई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? जो चीजें बेची उनकी कॉस्ट। देखिए इसका बड़ा एक आसान सा फार्मूला फाइनली ये भी बन सकता है। आप इससे करें जरा, 15 लाख को मल्टीप्लाई 31 कर लेना दोबारा, अपने कैलकुलेटर पे करके रखें, जरा आंसर निकाल के रखें। बताइए क्या आंसर आएगा कैलकुलेटर पे? 466, यही है 4650000। अब ये बड़ा जो कॉस्ट ऑफ सेल है, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट है, इसी को अगर कैलकुलेट करना हो, यूनिट्स में क्वेश्चंस में अक्सर डाटा नहीं होता कि कितनी यूनिट्स बेचे, 30 31 वगैरह, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना 8 10,
तो समटाइम्स अगर इसके इंफॉर्मेशन ना हो तो बड़े आराम से काम ये भी किया जा सकता है, जो मैं फिर आप करके दिखाता हूँ। अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो फिर तो ओपनिंग स्टॉक रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन अगर सेकंड या कोई सब्सिक्वेंट ईयर है, समझ जाएंगे, सब्सिक्वेंट, तीसरा चौथा सेकंड या सब्सिक्वेंट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पिछले साल के एंड पे कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा हो, जो फिर अगले हमारे वाले साल में क्या कहलाएगा। तो क्या हमारे इस पीरियड में अब कोई ओपनिंग स्टॉक है? कितने रुपए का था? 30 लाख रुपए का था। ढूंढना अपने डाटा, मेरी फिगर शायद ऊपर। फिर अगर परचेजेस हो रहे हैं फर्दर, तो उसकी अमाउंट थी ये 645 मिलियन। ये फिर क्या ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगी या लेस होगी? कंसंट्रेशन से सोचो। 2 गाड़ियों की कॉस्ट पहले थी, फिर 30 गाड़ियों की कॉस्ट और मैंने ऐड कर दी, तो टोटल कार्स जो अवेलेबल है उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3 + 45 48 बन जाएगा, ये 48 मिलियन। फिर एक मिनट, जरा एक मिनट, फिर वंस अगेन अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के उस क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को इसमें से लेस करूं, तो अभी आप देखिएगा कि हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी जो थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट करके मुझे बताई है। लेकिन बिफोर एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा ये रिकॉल करें कि व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्ड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। 32 कैसे हो गई थी? 2 पहले थी, 30 आ गई, 32 हो गई, 31 सेल हुई, तो अब एक गाड़ी रह गई है। अब एक गाड़ी मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? 15 लाख। जब तक नहीं बिकी कॉस्ट पे, वो सेल प्राइस पे कब कन्वर्ट होगी? जब मैं सेल करूंगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 1 कार इंटू 15 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। काइंडली मुझे ये सॉल्व करके दिखाएं। अगर इसको मैं माइनस कर दूं परचेजेस ऐड करके, तो क्या वही कॉस्ट ऑफ सेल बनती है जो भी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे? पहले एक मिनट कर ले, वर्किंग करके चेक कर ले, बनता भी है ये। सर जी बनता है सर, क्या बनता है? तो अगर किस में उठा के क्या जमा करके क्या माइनस कर दें तो क्या चीज आ जाती है? ओपनिंग स्टॉक को उठा के परचेजेस की अमाउंट अगर ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट की लेस कर दें, तो फिगर किसके बराबर इंशाल्लाह आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल लिखें। आप ये लिखें, मैं जरा सोचूं मैंने बोला कि आखिरी एक फॉर्मूला से डेवलप हो रहा है कि अगर हम ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट उठाएं, उसमें परचेजेस की अमाउंट ढूंढ के जमा कर लें और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लेस कर दें, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। तो वो अमाउंट जो हमने अदरवाइज कैलकुलेट की थी वो डब्बे में 46.5 मिलियन, मतलब नंबर ऑफ कार सोल्ड इनटू कॉस्ट प्राइस पर कार, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी क्या डेवलप हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये बोला मैंने। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल तो नहीं यहाँ तक? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? प्लीज प्लीज को यस नो में बता दिया करें यार कभी। ये आप लोगों का कोई सवाल क्लियर है सारे? चलिए मैडम, जो फर्स्ट पेज एक छोड़ा था अपने पिछला, उस पर वापस आ जाए। डिसाइड ये होता था कि जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट बेटा क्या है? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट सेल, बिजनेस नेम वगैरह वगैरह के बाद द फर्स्ट फिगर दैट इज रिक्वायर्ड इज कि सेल की अमाउंट ढूंढी जाती है, और सेल में से फिर क्या लेस किया जाता है? कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल। कभी अगर हमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ जाए तो यहां से ऑनवर्ड्स फिर ये 4 चीजें जहन में रखना है जो प्रिंसिपली अभी डिसाइड हुई है। ओपनिंग स्टॉक हम उठाए देंगे,
ओपनिंग स्टॉक उठाया करेंगे, इसमें क्या किया करेंगे, परचेज की अमाउंट ढूंढा करेंगे। अगर फर्ज करें कभी परचेजेस भी हो और परचेज रिटर्न्स भी हो तो उसको आपस में नेट ऑफ कर लेंगे। किसको किससे, परचेज और परचेज रिटर्न्स को नेट ऑफ करके नेट परचेज लिख देंगे और फिर क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के लेस अगर करेंगे तो इंशाल्लाह क्या चीज कैलकुलेट हो जाएगी, बोला करें ना करें ना करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को फिर अगर हम सेल में से लेस कर दें, कैलकुलेट करके सेल के नीचे लिख के लेस कर देंगे तो इंशाल्लाह फिर क्या कैलकुलेट होगा वो मैं आपसे पूछूंगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल वो आपसे पूछूंगा। अभी यहां तक आ जाए, ये फर्स्ट पेज पे आप कंप्लीट करें। अब्दुल्ला बेटा प्लीज हर एंगल से फाइनल करें, अगर अभी हम पेपर से बहुत दूर हैं, अभी हम पेपर से 1 2 3 तकरीबन 4 के महीने दूर हैं। सजी से सिर्फ समझने की कोशिश करें काइंडली, वो ठीक है बेटा, अभी ठीक है। अभी जो डिस्कशन स्टार्ट हुई है इसको प्लीज फोकस करें, अभी तो हम एग्जाम हॉल से बहुत पीछे हैं, अभी तो अकाउंटिंग शुरू ही नहीं हुई है। देन काइंडली दोबारा बेटा जरा सेकंड पेज चाहिए जिस पे आपने प्रॉफिट निकाला था, फर्स्ट डे या सेकंड डे। किधर गया, सफा गायब हो गया वो लगता है मुझे लोगों को। देखा करें, छोटी छोटी बातें जरा क्लियर करें। अगर आप वहां देखेंगे बेटा इनकम के सामने लिखा होगा 32 लाख, उसके नीचे क्या लिखा होगा, बिजनेस, उसके उससे उसके नीचे एक ब्रैकेट बनी होगी, उसमें 26 लाख नजर आता है। यस सर, उस नीचे वाली ब्रैकेट में जो उसके लेस करने से पहले बनी हुई है, ना ना नो ना कीजिएगा खुदा के लिए, मैंने लिखवाया एक ब्रैकेट बनी हुई है, ब्रैकेट से बाहर तो कुछ और लिखा हुआ ना, वो तो फिर ब्रैकेट लग गई है इनकम के नीचे। मैं इनकम के नीचे नहीं कह रहा, बिजनेस एक्सपेंसेस की हेडिंग के नीचे, सामने नहीं नीचे 26 लाख है जी। अब 26 लाख का फाइनली नाम क्या हो गया यहाँ तक, कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन इसमें कुछ प्लस हो रहा है। ये पिछले पेज पे जरा ढूंढे, पॉइंट नंबर 9 आई थिंक, काइंडली प्लीज देखें, यकीन माने मैंने लिखवाया था और मुझे पता आपने जरूर लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 9 में लिखा क्या हुआ, ये जरा सेंटेंस पढ़ेंगे क्या वो लिखा हुआ। एक बार ये रिवाइज करने, क्या सैलरी वगैरह लिखा होगा तो 3 4 चीजें वगैरह 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 वगैरह। अब ये जरा चीज जहन में लाके जरा कार शोरूम अपने जहन में लाए, कार शोरूम के एंगल से डिस्कशन में कर रहा हूँ। यकीनन सेल मींस जो गाड़ियां बेची उनकी सेल प्राइस, यकीनन कॉस्ट ऑफ सेल मींस जो गाड़ियां बेची उनकी कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्या बेटा इस शोरूम में कोई और एक्सपेंसेस नहीं हो रहे होंगे, मसलन वहीं से देखे 3 4 बोल लें जरा, कुछ सैलरीज, कोई एडवर्टाइजमेंट, यूटिलिटी बिल्स वगैरह सब कुछ होंगे। इट मींस अगर मैं इस सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दूं तो ये फाइनल प्रॉफिट अभी नहीं आएगा, इसमें से फिर मुझे वो रिमेनिंग एक्सपेंसेस जो पॉइंट नंबर 9 में आपने लिस्ट बनाई हुई है वो भी लेस करूंगा, सैलरीज, इंटरेस्ट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, यूटिलिटीज वगैरह वगैरह वगैरह, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अलावा जो बाकी है वो भी लेस करूंगा, तो फिर मेरे पास एक फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए सेल में से जब कॉस्ट ऑफ सेल आप लेस करेंगे, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, फाइनल प्रॉफिट बाकी रिमेनिंग एक्सपेंसेस को लेस करके आएगा। तो फिलहाल इस प्रॉफिट को कहा जाता है, जो अभी फाइनल नहीं ना प्रॉफिट ना हो उसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और जब ये फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको फिर फाइनली कहेंगे हम नेट प्रॉफिट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रॉफिट जो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। एनी कंफ्यूजन? अब ये डेफिनेट एक नाम रखा हुआ है ग्रॉस एंड नेट, लेकिन ग्रॉस मींस नॉट फाइनल, जिसमें से अभी फर्दर बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होने हैं,
और फिर फाइनली नेट प्रॉफिट मींस फाइनल प्रॉफिट आए। जी ओके जी प्लीज। देन मेरा फिर उसके बाद चीजें तो और भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल अभी हम उतनी ही बात करें जितनी फिलहाल जरूरत है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर वो अब वंस अगेन वही पॉइंट नंबर 8 जेन में लाना आपने, पॉइंट नंबर सॉरी 9, पॉइंट नंबर 9 में अब जितने खर्चे लिखे हुए हैं उन सब खर्चों के लिए एक कलेक्टिव वर्ड है, उन सबको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किसके लिए लफ्ज है? कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा बिजनेस में जितने खर्चे हैं वो सब एक्सपेंसेस कलेक्टिवली कहलाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो नेक्स्ट फिर इसके बाद हेडिंग आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। Operating expenses simply means all remaining expenses except cost of sale. Sorry. दोबारा अगर कहीं मुझे 4-5 जहन से निकाल के बता दें चीजें। सैलरी चले ठीक है, सैलरीज बनाए, आप भी बनाए, यूटिलिटी बिल्स, मशीनरी, फिक्सचर्स। क्या मेरे साथ ये मजाक भी हो सकता है? क्या लेस एक्सपेंसेस या लेस एसेट्स, लेस बिल्डिंग, लेस कैश इन हैंड मल्टीप्लाइड बाय बैंक बैलेंस प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू कैपिटल। सर जी जुल्म नहीं करना, जुल्म नहीं करना मेरे भाई। खर्चे सर जी खर्चे। मैंने अगर आपके सामने मशीनरी बोली है, इज इट एन एक्सपेंस? अपना समझे सर जी, सब कुछ अपना समझे। फिक्सचर्स, मैंने बिल्डिंग बोला, फिक्सचर आवाज आ गई, तो बाकी फिर मेरी आ गई आवाज। सर जी खर्चे पूरे करवाए। रेंट एक्सपेंस ठीक है, ठीक है, फ्यूल चार्जेस ठीक है, लिखे 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 भी तो सही है सर। जब खत्म हो जाएगी तो एक लाइन बस रख लेनी है इनमें, अभी बहुत जगह सर ना करें सर। रिपेयर मेंटेनेंस, ना करें। जिन हजरात ने कोई और 2-3 ऐसे ना बोलने हैं जो बच्चों के साथ बैठ के ना बोले, तो प्लीज ना करें सर। आपसे चंद दिन बाद बात होगी, फिर आपसे फिर बोलिएगा। बच्चों के साथ बैठ के फिलहाल बच्चे बनने की कोशिश करें, आपके साथ F1 में मुलाकात होगी। रिपेयर मेंटेनेंस, और क्या थे कोई एक एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस चले, ठीक है सर, एडवर्टाइजमेंट था ठीक है। प्रिंसिपली स्पीकिंग मैं कर क्या रहा हूं, वो सारे एक्सपेंसेस जो कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा हैं, किस नाम से लिख के कहां से लेस करना चाह रहा हूं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से लिख के ग्रॉस प्रॉफिट से फिर मैं लेस कर दूंगा। तो जो भी इनकी फिगर्स होंगी वो इनके सामने आ जाएंगी, और इन एक्सपेंसेस का भी फिर एक टोटल कर लेंगे। इन किन एक्सपेंसेस का? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। किसके नीचे लिख रहा हूं, कोई अगर गौर से देखें, थोड़ा सा फॉर्मेट में ऐसा सेट करें, मैं फिर फाइनली वो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे कर रहा हूँ। एक मेरी तरतीब समझ देंगे, और इसमें जरा एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहा हूँ। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी थे उसका लिख कर टोटल किया, और फाइनली अब इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ताकि कहां से लेस करके क्या निकाल लूं, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करके नेट प्रॉफिट निकाल लूं। और अगर फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंसेस ज्यादा है ग्रॉस प्रॉफिट से, तो रादर देन नेट प्रॉफिट आपके पास एक नेगेटिव फिगर आ जाएगी एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से। ये भी जरा गौर से देखें, नेगेटिव फिगर समझ आएगी। एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है तो लेस नेगेटिव फिगर ज्यादा होगी, तो अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो फिर नेट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। और फाइनली अगर आप दोबारा वही पेज देख सकें जो मैं बार बार दिखा रहा हूं, देखें जरा सेकंड पेज। वो जो 26 लाख में जो ऐड हो रहा था, कितनी फिगर थी, 41 समथिंग, 1 समथिंग वो जो फिगर थी, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर जब टोटल खर्चे लेस कर दिए हमने इनकम से, तो फिर फाइनली हमारे उस केस में नेट प्रॉफिट आया था।
एक हिम्मत और कि उसके फौरन नीचे हमने कैपिटल की कैलकुलेशन की होगी, तो बताएं उसमें नेट प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है या ग्रॉस प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है? फिर वो नेट प्रॉफिट ऐड हुआ, वो नेट हो गया ना सारे खर्चे लिखने से। तो नेट प्रॉफिट जो है ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर कोई ड्राइंग्स है तो लेस हो जाएंगी, फिर कैपिटल कैलकुलेशन भी हो जाएगी। और अगर कभी नेट लॉस आ जाए तो वो कैपिटल में ऐड होने की बजाय फिर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें कुछ उसी तरह से है। मेरा ख्याल है फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमने उस सेकंड या फर्स्ट डे को डिस्कस किया था उसी का मैंने आज आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बता दिया। वहां जरा मैंने 2-3 लाइनों में बात खत्म कर दी थी, तो यहाँ जरा अगर थोड़ी सी कंप्रिहेंसिव बात करें तो आई रिक्वेस्ट छोटी सी रिवीजन जरा अपने लिए। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट? सेल में से फिर क्या लेस होता है? कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करनी पड़ी है तो क्या क्या ढूंढा जाता है? ओपनिंग प्लस परचेजिंग माइनस क्लोजिंग से पहले कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट आएगी, उसको सेल में से लेस करके फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर बेटा क्या लेस करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट इंशाल्लाह हो जाएगा। एक क्वेश्चन करने से पहले जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाए जहां वो आप वर्किंग लिख रहे थे। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट यही है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले जरा 2-3 चीजें जरा अपने पास और नोट कर लें। वही नोट कर लीजिएगा जहां ये सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह की वर्किंग हो रही थी, उसके नीचे एक लाइन लगा दें। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें जरा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। क्या चीजों को ट्रांसपोर्ट करने पे भी खर्चा आता है? फर्ज करें आपने गुड्स खरीदी है और आपका सप्लायर कराची में और आपका अपना ऑफिस लाहौर में, तो क्या कराची से लाहौर गुड्स लाने पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर होगी? इसी तरह फर्ज करें अगर आप चीजें बेचें और आपका कोई कस्टमर, लेट्स सी बिजनेस लाहौर में और आपका कस्टमर फैसलाबाद में, तो चीजें बेचने पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ सकती है। एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल ये है, कस्टमर ने कहा मैं आपसे चीजें ले लूंगा लेकिन चीजें पहुंचानी आपने, फिर हमारा खर्चा होगा। और अगर हम एग्रीमेंट ये कर लें कि नहीं भाईजान चीजें आपने खुद लेके जानी है, तो फिर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है कि फिर उसकी आएगी। तो देयर आर सम पॉसिबिलिटीज कि चीजें परचेज करते हुए भी कुछ हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेयर करनी पड़ जाए, और कभी कभी चीजें बेचने पे भी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ जाए। पॉसिबिलिटी है, बाकी मैं फिर एग्जांपल से समझाता हूँ। लेकिन इसके जरा 2 नाम और लिखे जरा। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, ये जो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, समटाइम्स अगर ब्रैकेट में नीचे चले कर ले कुछ नीचे लेना, कैरिज कॉस्ट भी नहीं कहा जाता है। क्या मतलब कैरिज कॉस्ट? कैरिज, कैरी करना, ये भी उसी से है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही, उसी का आप समझ लो एक और नाम है। को नहीं भी पता तो कैरिज कॉस्ट is simply another name of ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और एक वर्ड और भी है, इसे फ्रेट कॉस्ट भी कहते हैं। अब अगर इन वर्ड्स के आपको मीनिंग नहीं भी पता तो जो मैं कह रहा हूं बस उतना काफी है। कैरेज एंड फ्रेट कॉस्ट इज सिंपली अनदर नेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा गुमान है आप सबको पता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का खर्चा। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह की ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज या फ्रेट कॉस्ट होती है। एक ही बात की है मैंने, 2 तरह की क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज या फ्रेट कॉस्ट होती है। एक कैरेज इनवर्ड्स, कैसे फ्रेट इनवर्ड्स भी कह सकते हैं, सर जी कह सकते हैं सर। और इसी के केस एक होता है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स हो या कैरेज आउटवर्ड्स हो,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात हो रही है। सही कहा मैंने? हाँ, वो इनवर्ड्स और आउटवर्ड से जो फर्क पड़ता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहां तक ये दो लिख के 1 और 2 पहले जरा एक सब हेडिंग लिखना है, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स कैरेज इनवर्ड्स का मेरा मीनिंग ये होता है, कैरेज नोट कर लें, अगर वहां नहीं भी तो मैं बोल रहा हूँ, आ जाता वहां भी ब्रैकेट में लिखना इसके साथ। कैरेज इनवर्ड्स मींस कैरेज कॉस्ट रिलेटेड टू, इधर चेक करें नेट स्लो होगा, कैरेज कॉस्ट रिलेटेड टू, वैसे ठीक हो गया मेरा, नहीं अभी भी नहीं, कैरेज कॉस्ट रिलेटेड टू परचेजेस, ठीक है वैसे, कैरेज कॉस्ट रिलेटेड टू। अच्छा, इसमें इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स का थोड़ा सा वैसे ही सोचा जरा, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, परचेजेस और सेल्स को ध्यान में रखें, बताएं कौन सी गुड्स इनवर्ड्स आती हैं और सेल्स, चीजें अगर आपने खरीदी हो तो वो आपके पास आती है, इनवर्ड्स आपके बिजनेस में आती हैं, और अगर सेल करें आप तो आपके बिजनेस से चली जाती हैं। तो कैरेज इनवर्ड्स मींस परचेजेस से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात हो रही है, और कैरेज आउटवर्ड्स मींस चीजें अगर बेची हैं और उन पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो उसकी बात हो रही है। इनवर्ड्स मींस परचेजेस की बात हो रही है, गुड्स इनवर्ड्स, और कौन सी गुड्स आउटवर्ड्स होंगी, जो सेल होंगी। तो एक एग्जांपल छोटी सी इसके नीचे लिखें, नोटेड है यहां तक? ये कार शोरूम की एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिखें क्लाइंट ड्यूरिंग द ईयर अब डेफिनेटली उससे लिंक नहीं है लेकिन उसी तरह के एग्जांपल बना लेंगे। 15 cars were purchased at the rate of 12 lakh each. 15 multiplied by 12 lakh is equal to अमाउंट बताइएगा। पैसे हमेशा गिनते हुए अपने समझने, ना ज्यादा ना कम, जो है वो है 18 मिलियन। $18 million की बेटा परचेज है। ओके प्लीज। अब फर्स्ट करें बेटा, आपने जो गाड़ियां खरीदी हैं इसका सप्लायर है, सप्लायर ऑफ कार्स इज इन कराची। सप्लायर किसको कहते हैं? जिसे खरीदते हैं वो सप्लायर होता है। और कस्टमर किसे कहते हैं? जिसको आप बेचेंगे वो कस्टमर है। ये वर्ड्स बार बार रिपीट होने, सही तरह फाइनल कर लग रहा है। आपका कस्टमर कौन है? जिसे आप बेच रहे हैं, जिसे आप बेचेंगे वो आपका कस्टमर है, और जिससे आप चीजें खरीद रहे होंगे वो सप्लायर या वेंडर वगैरह कहलाता है। सप्लायर फिलहाल फ्रेज में रखें। तो फर्स्ट करें, सप्लायर कराची में, और हमारा जो शोरूम है सो वो शोरूम लाहौर में, वहां भी है लेकिन एक लाहौर में भी, वहां 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 भी है, नहीं तो एक नहीं, एक यहाँ भी नहीं, नहीं वहां भी है, और ये इस वाले की बात हो रही है। देखिए सर, पैसा जितना भी उतना ही काम है, सीधी सी बात है यार, मेक इट सिंपल। क्या ख्याल है? जितना भी डेडी से मिलता है उतना ही खत्म हो जाता, जल्दी से खत्म हो जाता, पता भी नहीं चलता। तो कितना को
जितना हो जाए, मेक इट सिंपल। नहीं मतलब कितने से गुजारा हो जाएगा? गुजारा हो ही नहीं रहा, खर्चे बढ़ गए, क्या करें? जी सर, वापस आ जाओ, ऐसा ऐसा बाल खोलेंगे और मैं खराब कर रहा हूँ आप लोगों का, नेक लोग आप लोग, गुजारा तो करने से होता है, मैं पता नहीं किन में डाल रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे बात को और खोलेंगे एक दो दिन में। तो फिलहाल आप वापस आ जाए, हमारा बिजनेस कहाँ है सर? हमारा बिजनेस भाईजान सप्लायर साहब है कराची में, विजुलाइज करें। अब आपने ये गाड़ियां कराची से लाहौर लेके आनी है, तो जनरली बाय ट्रक्स गाड़ियां कराची से लाहौर आएंगी, तो उसकी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। क्लियर हो रही मेरी बात? अब यकीनन ये जो 18 मिलियन है, 1 करोड़ 80 लाख, ये तो आप सप्लायर को पे करेंगे जैसे गाड़ियां ले रहे हैं आप, लेकिन इन एडिशन टू दैट आपको कोई पर कार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी ताकि आपकी गुड्स कराची से लाहौर आ सके। इट विल बी कॉल्ड एज कैरेज, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, या चीजें खरीदने से रिलेटेड है, तो गुड्स को अपने पास लाने के लिए हमें कैरेज कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो लेट्स अज्यूम उसकी फिगर कुछ इस तरह से है। सपोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 25,000 per car. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज सपोज 25,000 पर कार। कितनी गाड़ियां खरीद रहे हैं हम? तो 25,000 इंटू 15 करके आंसर बताएं जरा। 3,75,000 रुपया, 3,75,000 रुपीज। The name of this amount should be carriage inwards. सब कुछ क्लियर है सर? अब कैरेज इनवर्ड्स की भी पेमेंट होगी, कैरेज इनवर्ड्स की भी पेमेंट होगी माय डियर। किसको होगी? ट्रांसपोर्टर्स को, जिनके ट्रक पे ये गाड़ियां आएंगी। तो इस कैरेज इनवर्ड्स की कोई काउंटिंग एंट्री तो बताएं। कैरेज इनवर्ड्स की कोई काउंटिंग एंट्री ट्राई करें। कैरेज इनवर्ड्स डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर अभी कैश नहीं गया तो लायबिलिटी बन जाएगी, पेएबल टाइप हो जाएगा। क्रेडिटर वर्ड क्यों नहीं बोला मैंने? वो गुड्स के पैसे अगर देने हो तो अभी सच गुड्स के स्पेसिफिक नहीं है। सर मैं इधर हूं, किधर ढूंढ रहे हैं मुझे? ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड खर्चा है, तो सिंपली जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, ये भी हमारा एक एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन बेटा जिसमें चीज सोचने वाली वही है, एक गाड़ी की परचेज कॉस्ट थी 12 लाख और एक गाड़ी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी 25,000 एक गाड़ी की। अब फर्ज करें गुड्स पहुंच गई, एक कार्स आपके शोरूम में पहुंच गई, तो क्या आपको एक गाड़ी 12 लाख की पड़ी है या 12,25,000 रुपए की पड़ गई है? तो यकीनन परचेजेस की अमाउंट तो इटसेल्फ 18 मिलियन है, 1 करोड़ 80 लाख। लेकिन क्या कैरेज इनवर्ड्स की कॉस्ट भी शामिल करके फिर हमें टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज मिलेगी? बस हमारे तक पहुंचते पहुंचते अब गाड़ी क्या 12 लाख की है या 12,25,000 की हो गई? तो क्या अगर हमने टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, तो उसमें फिर परचेजेस की अमाउंट में हमें कैरेज इनवर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा सर, फिर ही हमें टोटल कॉस्ट पता चलेगी। तो सिंपली मेरी इस बात का मतलब ये था कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स को सिंपली क्या किया जाता है, परचेज की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, टोटल परचेज कॉस्ट पता चल जाए। मैं 12 लाख में जब 25,000 ऐड करके 12,25,000 बोल रहा हूं कि टोटल परचेज इतने की पड़ गई है, ये बात समझ आती है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि हमें ये गाड़ियां टोटल
18 मिलियन की बजाय 18 मिलियन प्लस 3,75,000 की पड़ गई। तो कैरेज इनवर्ट्स का ट्रीटमेंट ये होता है कि इसे आप परचेज की कॉस्ट में एड अप कर देंगे। जरा इनकम स्टेटमेंट में बनाया जरा। पहली चीज क्या नजर आती है? सेल्स। आगे बढ़े, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जाए, वो कैसे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है? परचेजेस पे एक मिनट रुके। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा परचेजेस के सामने आ रहा होगा 18 मिलियन। और आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन जो मैंने किया अभी, इसके फौरन बाद बिफोर क्लोजिंग स्टॉक एक नई चीज और क्या ऐड हो जाएगी बीच में? प्लस कैरेज इनवर्ड्स। उसके सामने कितनी अमाउंट आ रही होगी? 3,75,000। और फिर ये अमाउंट्स ऑटोमेटिकली एड अप होके टोटल परचेज कॉस्ट बन जाएगी। तो सिंपली मेरी इस बात का मतलब ये हुआ, नेक्स्ट एक लाइन लिख के उठिएगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैरेज इनवर्ड्स लिख के करना जरा। ये बड़ा एक्सपेंस है लेकिन किससे रिलेटेड? परचेजेस से रिलेटेड, मिस्टर मोहम्मद अजहर। तो ये परचेजेस की कॉस्ट में देर ऐड हो जाएगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैरेज इनवर्ड्स मींस इट इज एडेड इन, बिल्कुल ठीक है, इट इज एडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेजेस, या सॉरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस में ऐसे और ना फंस जाइएगा। सिंपल मींस इट इज एडेड इन परचेजेस, अमाउंट ऑफ परचेजेस, ये सही है, अमाउंट ऑफ परचेजेस। अब बस मुझे ये सोच के बता दें, मेरी तरफ जरा देख के फाइनली, परचेजेस किधर होती हैं? इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस किधर होती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में किधर होती हैं? ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो रही होती हैं। तो फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि परचेजेस की अमाउंट लिखने के फौरन बाद एक हेडिंग आ जाएगी अगर कैरेज इनवर्ट्स की अमाउंट मौजूद हो, प्लस कैरेज, और उसके बाद फिर लेस क्लोजिंग एज इट इज है, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एवरी अदर थिंग इज सेम। कैरेज इनवर्ट्स विल बी एडेड इन द अमाउंट ऑफ परचेजेस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह जाएगी? प्लीज टेक लगा के बताएं, ठंडे दिल से फैसला करके उठिएगा, जल्दबाजी में उठ जाएगा। एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है? वही होता है जो मैंने कहा है। एक मिनट सवाल सुनने दीजिएगा। आपने बेटा पहले अकाउंटिंग पढ़ी होगी, क्या मेरा गुमान सही है? ना कीजिएगा ऐसा, जरा कुछ दिन ठहर जाए, बच्चे हमें मारेंगे दोनों को पकड़ के, मेरे से इधर से निकलना मुश्किल हो जाना। कुछ दिन ठहर जाए, बात आपकी ठीक है, आपका सवाल समझ गया हूँ, आना चाहिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज। आज घर के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा अगर नहीं दिया तो वो कल वाला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है यार। वो मुझे इस तरह करना है, अपने पेज जरा एज एन असाइनमेंट वापस करना है, वो आंसर जो है उसका वही वाला जो घर में किया क्वेश्चन नंबर 1। तो कल मुझे वो पेजेस जरा देने, घर वाले रजिस्टर में होंगे तो मुझे ला देना वो, और अगर अपने रजिस्टर में तो कहीं जरा कल आप, मैं स्टेपल मंगवा लूंगा, नहीं ये कल देंगे, स्टेपल मंगवा लूंगा तो मुझे अलग कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा पेज, अगर है तो ठीक है, वरना बाकी भी कल ले आए जरा। ठीक है, कल ले आएगा। ओके बेटा, एक आध दिन ठहर जाएगा कल, इंशाल्लाह भी टेस्ट मिल जाएगा। आप परसों ज्वाइन कीजिएगा, मेरा परसों आ जाएगा।